आज हम 9th क्लास का ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले है भारत का अवस्थित एवं विस्तार। मतलब भारत स्थित कहाँ है और इसका विस्तार कितना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का स्थित एवं विस्तार। स्थित एवं विस्तार इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसको जानने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज और आती है, जिसको जानना हमको बहुत जरूरी है। बगैर उसके हम भारत की स्थिति और इसके विस्तार के बारे में नहीं जान सकते। वो है अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं, फिर भारत का स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करते हैं। अक्षांश एवं देशांतर अब देखते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अक्षांश और देशांतर बनाने की। तो सबसे पहले देखेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर है क्या। देखिए, ग्लोब जो है पृथ्वी का एक तरह से कागजी रूप है, कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो मानचित्र है, जो मैप है, उसको हम लोग ग्लोब पर देख सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसका अध्ययन हम आसानी से एक जगह बैठ के नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि ग्लोब का निर्माण किया गया और उस पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं को दर्शाया गया, जिन्हें अक्षांश एवं देशांतर कहा जाता है। ग्लोब पर जो रेखाएं हैं उनको अक्षांश एवं देशांतर कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम दूरी, समय को ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता पड़ी है। अभी आगे और बढ़िया से देखेंगे इसको कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किस तरह से दूरी और समय का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश क्या है। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश क्या है। ये मान लीजिए ये है ग्लोब, पृथ्वी का एक रूप मान सकते हैं इसको। पृथ्वी गोल है, इसलिए ग्लोब का आकार भी कैसा है, गोल है। तो इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसका नाम है भूमध्य रेखा। इसको इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। इसको कहते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसका एक नाम और है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इस तरह से इसको 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और रेखाएं हैं जिनका नामकरण किया गया है। इसके ऊपर एक रेखा है जिसे 23.5 अंश अक्षांश कहा जाता है। इसके नीचे एक रेखा है जिसे 23.5 अंश अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसका नाम है, ऊपर वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। ऊपर वाली रेखा को, यानी कि भूमध्य रेखा के जो ऊपर उत्तर तरफ रेखा है, इसको कहते हैं
कर्क रेखा, नीचे की तरफ जो रेखा है इसको कहते हैं मकर रेखा। अब देखिए ये 23.5 अंश उत्तर की तरफ है, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ। अच्छा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैप में कैसे देखते हैं? देखिए इधर ये वाला मान लीजिए एक तरह से संकेत है दिशा का, तो मैप में जो नीचे की तरफ वाला भाग होगा इसको हमेशा दक्षिण मानेंगे, इसको हमेशा साउथ या दक्षिण मानेंगे। ऊपर वाला नॉर्थ या उत्तर मानते हैं, उत्तर दिशा। इधर वाला इसको मानते हैं पूरब, पूरब। इधर वाला पश्चिम। नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, और इधर दाहिनी तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम, बाईं तरफ पश्चिम। ये होता है मैप का संकेत, दिशा देखने का। इसी तरह से हम ग्लोब में भी देखते हैं कि ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा गई है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। जो इसके ऊपर 23.5 अंश अक्षांश है इसको कहा जाता है कर्क रेखा। नीचे वाली रेखा को यानी कि दक्षिण तरफ भूमध्य रेखा के, इसको कहते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जो पूरी पृथ्वी को 2 पार्टों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को कहेंगे, भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे कहते हैं ध्रुव। ये है ध्रुव, इसे उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के अलावा 2 रेखाओं का और नामकरण किया गया है। अक्षांश रेखाओं का 2 रेखाओं का और नामकरण किया गया है। जैसे ये 23.5 है तो इसके ऊपर एक रेखा और ऐसे है, इसको 66 सही 1/2 यानी कि 66.5 अंश अक्षांश है ये। इसको कहा गया आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, आर्कटिक। अच्छा देखिए, इसको हम रेखा ना कह के अगर वृत्त कहें, जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं इसको हम वृत्त कहेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम रेखा ना कह के अगर वृत्त कहें, वृत्त इसलिए कहें कि मान लीजिए ये जो ग्लोब है ये फुटबॉल की तरह होता है और ये जो रेखाएं हैं उसमें ऐसे गोलाकार रूप में लपेटी गई हैं। अगर कोई भी मान लीजिए एक धागा लीजिए और फुटबॉल में उसको गोले की तरह से चारों तरफ से लपेटिए तो वो एक वृत्त का रूप धारण कर लेगा। रेखा ना बन के वो एक वृत्त बन जाएगा, इसलिए हम अक्षांश रेखाओं को वृत्त कह सकते हैं। ये है आर्कटिक वृत्त और इसके नीचे है ऐसे ऐसे 66 सही 1/2 अंश अक्षांश, जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अब इन्हीं रेखाओं का नामकरण क्यों किया गया? मकर रेखा, कर्क रेखा, इन्हीं रेखाओं का नामकरण क्यों किया गया? बाकी बहुत सारी रेखाएं हैं। अच्छा, रेखाएं कितनी हैं? अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ये अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं, 180 होती हैं। जैसे मान लीजिए ये 0 अंश है, इसके ऊपर की तरफ 90 रेखाएं, इसके ऊपर की तरफ 90 रेखाएं। 0 जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं, यानी कि एक एक अंश अक्षांश पर एक एक रेखा खींची गई है। तो ऊपर की तरफ 90, उसके बाद नीचे की तरफ
90, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं हैं। तो कितना हुआ 180, 180 हुआ। लेकिन एक रेखा जो भूमध्य रेखा है, अगर इसको भी जो 0 अंश अक्षांश है इसको भी जोड़ देते हैं तो हो जाता है 181, 181। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है इनकी संख्या 181, 181। अब कर्क रेखा और मकर रेखा इनका नामकरण क्यों किया गया, इसका भी एक रीजन है। इसका एक रीजन ये है कि सूर्य जो है ये उत्तरायण और दक्षिणायण होता है, यानी कि कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। हम लोग जानते हैं सूर्य एक साल में, सूर्य जो है एक वर्ष में उसकी रोशनी जो है लंबवत जो किरणें होती हैं, लंबवत का मतलब जो एकदम सीधा सर पर पड़े, लंबवत का मतलब वही किरणें जो एकदम सीधा सर पर पड़े, और जब वो हमारे सर के ऊपर से आती हैं तो हमारी परछाई गायब हो जाती है, यानी कि परछाई जब हम ना देखें तो वही क्या होती है, लंबवत किरण। तो सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष में एक बार लगभग कर्क रेखा पर जाती हैं। जैसे यहाँ से भूमध्य रेखा से एक बार लंबवत किरणें यहाँ इधर इस तरफ जाएंगी कर्क रेखा की तरफ, फिर यहाँ से वापस आकर के ऐसे धीरे धीरे आती हैं, फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ से यहाँ मकर रेखा की तरफ आएंगी, और फिर उसके बाद जाके फिर यहाँ, मतलब एक चक्कर जो है एक साल में पूरा हो जाता है। इसीलिए इसका नाम कर्क रेखा कहा गया और इसको मकर रेखा कहा गया है। जब सूर्य की किरणें लंबवत जो हैं जब इस तरफ पड़ने लगती हैं, यानी भूमध्य रेखा की दक्षिण तरफ, तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और जब सूर्य की किरणें इधर प्रवेश करती हैं, इधर लंबवत किरणें पड़ने लगती हैं, तो उसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। उम्मीद करते हैं इतना आएगा समझ में। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा। आगे देखते हैं। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 मानी गई हैं। और उसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये 4 रेखाएं हैं जिनका नामकरण किया गया है, जिनका नामकरण किया गया है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया अक्षांश रेखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, जिस तरह से भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी तरह से अक्षांश रेखाओं में भी एक मानक रेखा मानी गई है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये है देशांतर रेखाएं। ये है देशांतर रेखाएं। ये है देशांतर रेखाएं और ये है हमारी भूमध्य रेखा। ये है हमारी भूमध्य रेखा। एक तरह से इसको और हम जान सकते हैं, एक तरह से और जान सकते हैं कि ग्लोब पर जो रेखाएं पड़ी होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर जो रेखाएं पड़ी खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और ग्लोब पर जो रेखाएं खड़ी होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी विशेषता ये है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इनके बीच की दूरी समान होती है, इनके बीच की दूरी समान होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती हैं इनके बीच की दूरी समान नहीं होती है। 0 अंश अक्षांश, अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखिए, ये जो ग्लोब पर खड़ी रेखा दिखाई दे रही है
ये क्या है, ये देशांतर रेखा, ये है देशांतर रेखा। इनकी संख्या है 360। कोई भी एक गोलाकार वस्तु होगी, उसका आकार कितना होगा, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का उसका आकार होगा। तो इस तरह से जो ग्लोब है, इस पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, 1 डिग्री, यदि हम मानते हैं कि 1 डिग्री अंश की दूरी पर ये रेखाएं हैं, 1 डिग्री की दूरी पर ये रेखाएं हैं, तो इनकी संख्या 360 है, 360 है, 360। इसी में एक रेखा है ग्रीनविच मेन टाइम, एक रेखा है ग्रीनविच मेन टाइम, जो कि ग्रेट ब्रिटेन जो है उसका एक शहर है लंदन। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीनविच मेन टाइम। इसे जो है मानक रेखा माना गया है, इसको मानक रेखा माना गया है। देशांतर रेखाओं में इसको मानक रेखा माना गया है, ग्रीनविच मेन टाइम, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। इसे कहते हैं जीरो अंश देशांतर, इसका नाम है जीरो अंश देशांतर, इसको कहते हैं जीरो अंश देशांतर। अब देखिए, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय। वैसे टाइम तो लगता है 23 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम लोग ये मानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री का चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो एक ये रेखाएं कितनी है, 360 है, 360 है। तो 360 रेखाओं को पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। तो एक रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा, इनकी 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा, तो 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट, 1440 मिनट, 24 घंटे बराबर क्या होगा, 1440 मिनट। इसे हम 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 4 मिनट। 1440 को 360 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 4 मिनट। तो इस तरह से हमको ज्ञात होता है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में पृथ्वी को 4 मिनट लगा, फिर यहाँ तक जाने में 8 मिनट लगा, यहाँ तक जाने में 12 मिनट लगा, यहाँ तक जाने में 16 मिनट लगा। इस तरह से जितनी भी 360 रेखाएं हैं, इनको पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। इस तरह से हम देशांतर रेखाओं से समय को ज्ञात कर सकते हैं, अब मान लीजिए और देखते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इधर से सूरज की रोशनी जा रही है, इधर से सूर्य की रोशनी जा रही है, इधर से सूरज की रोशनी जा रही है, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ मतलब इधर से इधर को, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। और ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी सबसे पहले किधर आएगी, सबसे पहले जो पृथ्वी का भाग इसके सामने होगा इधर आएगी, मतलब पूरब की तरफ आएगी। सबसे पहले दिन यहाँ पर होगा और इसके पीछे जितना भी रहेगा यहाँ पर अंधेरा रहेगा। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती हुई चक्कर काटती हुई यहाँ तक पहुँचेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर भी दिन होता
जाएगा धीरे धीरे। तो अब समय का निर्धारण कैसे किया गया है? समय का निर्धारण कैसे किया गया है? मान लीजिए यहाँ पर ये जो मानक, इसको मानक समय माना गया, मानक देशांतर, इसको मानक देशांतर मान लिया गया है। 0 डिग्री देशांतर को मानक समय माना गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी रेखाएं हैं इनको पार करते करते पृथ्वी सामने जब आती है सूरज के, तो यहाँ पर दिन होगा, उसके बाद इधर अंधेरा रहता है, इधर अंधेरा रहता है। तो जितने भी देश हैं उनका कुछ ना कुछ देशांतरीय विस्तार है, उनका कुछ ना कुछ देशांतरीय विस्तार होता है। जैसे भारत है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो गुजरात से लेकर के, यहाँ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश वाला भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के लगभग 30 डिग्री का भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ये वाला भाग जो है, ये इस वाले भाग से इस वाले भाग में, मतलब पहले यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सवेरा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है ना, दोनों में 30 डिग्री है। 30 डिग्री पार करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो समय की भिन्नता को दिखाएगा। इसलिए ऐसा किया जाता है कि हर देश में समय में अंतर ना आए, इसलिए हर देश में एक मानक समय मान लिया जाता है। हर देश में एक मानक समय मान लिया जाता है। इसी तरह से इस देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व का मानक समय मान लिया गया, विश्व का मानक समय मान लिया गया है। अगर इस तरफ 0 डिग्री के इस तरफ जाएंगे तो 4 मिनट प्लस होता जाएगा, मतलब यहाँ से 0 डिग्री से अगर इस तरफ जाएंगे तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा, अगर 0 डिग्री से इस तरफ जाएंगे तो 4 मिनट माइनस हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 0 डिग्री पर यहाँ 12 बज रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ अगर जाते हैं तो 12:08 हो जाएगा, 12:08 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरफ जाते हैं तो 12 बजने में 8 मिनट कम हो जाएगा। इस तरह से हम समय का ज्ञान प्राप्त करें देशांतर रेखाओं से, इस तरह से हम समय का ज्ञान प्राप्त करें। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब एक बार हम पूरा अक्षांश और देशांतर को एक साथ बताएंगे, अक्षांश और देशांतर को एक साथ बताते हैं। अक्षांश और देशांतर को एक साथ बताते हैं। देखिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई अंटार्कटिक, ये हो गई आर्कटिक, हाँ, ये हो गई आर्कटिक। ऐसी लगभग इनकी संख्या 180 है। ऐसे इनकी संख्या 180 है। और जो रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर हैं, वो पॉइंट के रूप में, वो लगभग पॉइंट के रूप में है। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है सबसे लंबी अक्षांश रेखा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। ठीक, अब ये मान लेते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम, इसको हमने ग्रीनविच मीन टाइम मान लिया। ऐसे इनकी संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360।
देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। अब हम इसको देखो, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने के लिए दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, हाँ? और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ मानते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्या होगा कि हम यहाँ पर हैं, इसके बाद एक अक्षांश रेखा है ये, हाँ? एक अक्षांश रेखा और ये है, तो क्या माना जाएगा कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। मतलब वह व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पर है? 111 किलोमीटर दूरी। ठीक, इस तरह से हम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से दूरी को ज्ञात कर सकते हैं और देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय को ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से ये वीडियो लगभग लंबा हो जाएगा काफ़ी, अगर इसी में भारत का स्थिति एवं विस्तार बताते हैं तो। इसलिए अक्षांश एवं देशांतर को बढ़िया से समझ के, अगर इसमें कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा, और बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में भारत का स्थिति एवं विस्तार और अच्छे से हम लोग समझेंगे।